हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज CMA तरुण सिंघल। अब कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पूरा सीरीज है टुवर्ड्स इनकम टैक्स। तो चैप्टर नंबर 1 वी आर स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 1 आपका कवर होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। दिस इज इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमारे पास वी हैव सेक्शन 1 to 4। इनकम टैक्स बेसिकली होता क्या है और कैसे उसके हम सेक्शंस हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो इनकम टैक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ एक वाइड टर्म है, इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ में हमारे पास कई चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट हमारा बना इन 1961। तो जितने भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स कवर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं वो हम कहाँ कवर करेंगे? अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड बिकम इफेक्टिव। तो ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, होल ऑफ इंडिया। कोई ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट को आपने इग्नोर किया हो। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 एंड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से हमने इसको एप्लीकेबल किया। तो ये आपका सेक्शन नंबर 1 था। तो सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्रोविजंस कंटेंट है इसके अंदर रिलेटिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है और इफेक्टिवली एप्लीकेबल कब हुआ? फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से हमने इसको प्रॉपरली एप्लीकेबल किया है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज, नेक्स्ट आपके पास आता है इसके बाद स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या स्कोप क्या है इसका? इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या चीज़ों को कवर किया गया? तो स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कंटेन provisions for number 1 determination of income। कैसे हम इनकम को डिटरमाइन करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। कैसे इनकम को हमें डिटरमाइन करना है। नंबर 2 टैक्स लाइबिलिटी। हाउ विल इट डिटरमाइन योर टैक्स लाइबिलिटी? कितना आपका टैक्स बनता है वो भी किस में आएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, कैसे इनकम का असेसमेंट किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है वो भी इस एक्ट में आपको बताया गया। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम। उसके अलावा और क्या बताया गया इसमें आपको? दिस इज प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। अपील। आपको कोई लगता है कि मेरा इनकम टैक्स में गलत कैलकुलेशन हुआ है या आप अपील करना चाहते हैं, तो अपील के प्रोविजंस, पेनल्टीज के प्रोविजंस, कब कब आपको कितना कितना पेनल्टीज देना पड़ेगा, एंड आल्सो प्रोसिक्यूशन। कैसे
अगर कोई पर्सन टैक्स का चोरी करता है, टैक्स का, तो उसके खिलाफ कैसे प्रोसिक्यूशन एक्शन लिया जाएगा, ये सभी चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इन सभी बातों को डिस्कस किया गया। अब जैसे आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया, तो इनकम टैक्स एक्ट बेसिकली नेचर क्या है इसका, रेवेन्यू इन नेचर। जो भी हम इनकम कमाते हैं उस पर यू लायबल्स टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। आपने इनकम कमाया तो उस इनकम पर आपने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होगा। तो जो भी हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एनुअल अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, एनुअल बेसिस पर, नॉर्मली एनुअल अमेंडमेंट्स। तो एनुअल अमेंडमेंट्स कैसे होंगे? एनुअल अमेंडमेंट्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एवरी ईयर पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है। बजट, उस बजट में एक पार्ट होता है, दिस इज ऑफ फाइनेंस बजट, फाइनेंस एक्ट। बजट जो भी पेश होगा पार्लियामेंट में, कौन पेश करता है बजट? बजट पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया जाता है। उस बजट के अंदर एक फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है एवरी ईयर के लिए। जैसे अगर हम बजट पेश करते हैं फॉर द ईयर 17-18, माने वो रूल जो 17-18 के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, फाइनेंस एक्ट 2017। नॉर्मली ये जो बजट है ये इन द मंथ ऑफ फरवरी के एंड में आपको पेश किया जाएगा। इन द मंथ ऑफ फरवरी के मंथ में आपको फाइनेंस बजट पेश किया जाएगा। और इस फाइनेंस बजट के अंदर, फाइनेंस एक्ट में जो भी इनकम टैक्स में हमें बेसिकली अमेंडमेंट्स करने हैं, वो सभी इसके अंदर शो होते हैं। कौन पेश करता है फाइनेंस बजट? फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अंदर, बजट के अंदर बेसिकली इट इज अ फाइनेंशियल प्रपोजल कि हम ये एक्ट में ये हम फाइनेंस में चेंज करना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में, या जो भी आपके टैक्सेशन सिस्टम है, तो टैक्सेशन सिस्टम में जो भी आपको चेंज करना है उसका आपको फाइनेंस प्रपोजल पेश करना होता है। और ये प्रपोजल कहाँ पेश किया जाएगा? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उसके सामने आप ये प्रपोजल रखेंगे कि हम, माने कहाँ पेश करेंगे इसको? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली ये प्रपोज होता है, लेकिन नॉर्मली जो बजट है वो कौन पेश करेगा? जिस गवर्नमेंट का मेजोरिटी होगा। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम ये बजट आपका इजीली पास आउट हो जाता है। तो इसमें समस्या नहीं आती पास आउट होने में, क्योंकि ये पेश कौन कर रहा है? आपका गवर्नमेंट, जिसका पार्लियामेंट में मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी डिसीजन के लिए इसको पार्लियामेंट में रखा जाता है एंड इट कैन बी इजीली फेस्ड आउट, आराम से ये पास हो जाता है। तो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने हम फाइनेंस बजट को पेश करेंगे। और उस बजट के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए रूल्स होते हैं जो लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस करना चाहती है वो इस बजट के अंदर शो किया जाता है। दिस इज फाइनेंस एक्ट। और जितने भी आपके एनुअल अमेंडमेंट्स हैं वो इस बेसिकली इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही चेंज किए जाते हैं। अब इस फाइनेंस एक्ट के हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। सो दिस इज योर तो इसके अंदर हमारे पास फाइनेंस एक्ट कंटेन क्या क्या होगा? फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट contain the rates of income tax, the rates of income tax and other taxes। इनकम टैक्स और जो जितने भी टैक्सेस हमारे रिलेटिंग टू फाइनेंस
उन सभी टैक्सेस के उसके अंदर रेट्स मेंशन होते हैं, और ये रेट्स आपको गिवन होता है इन फर्स्ट स्केड्यूल। रेट्स कहाँ गिवन होगा आपको? रेट्स आर गिवन इन फर्स्ट स्केड्यूल। जो भी फाइनेंस एक्ट का फर्स्ट स्केड्यूल है, उस फर्स्ट स्केड्यूल में आपको फाइनेंस एक्ट के रेट्स शो किए जाते हैं। बेसिकली ये जो फर्स्ट स्केड्यूल है, इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में बेसिकली कौन सा रेट होगा? रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर वेरियस असेसीज, rates of income tax for various assessees for the main word is current financial year। जो भी इस बार फाइनेंशियल ईयर चल रहा है एट प्रेजेंट, उसके रेट्स ऑफ टैक्स क्या हैं वो बताए जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं फाइनेंस एक्ट 2016 की बात करता हूं, तो फाइनेंस एक्ट 2016 में कौन से रेट्स होंगे? जो रेट कौन से ईयर के लिए एप्लीकेबल होंगे? फॉर द ईयर 16-17, उसी ईयर के रेट उस बजट के अंदर, उस पार्ट 1 के अंदर मेंशन किए जाते हैं। माने रेट्स ऑफ फाइनेंस, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर वेरियस असेसीज फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। द मेन वर्ड इज करंट फाइनेंशियल ईयर। उसी साल के रेट्स उसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। तो बेसिकली ये जो फाइनेंस के जो रेट हैं, ये लास्ट बजट में आपने शो किया होगा, प्रपोज किया होगा, और उसके बाद पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद इस सेकंड बजट में पार्ट 1 के अंदर बताया जाता है कि ये जो रेट्स हैं ये हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर के हैं, जो कि बेसिकली लास्ट बजट में प्रपोज किए गए थे। नाउ वी कम ऑन पार्ट 2। पार्ट 2 कवर रेट ऑफ TDS, rate of TDS। Part 2 cover rates of TDS from the income earned in current financial year। इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो जो इनकम टैक्स के रेट्स एप्लीकेबल हैं वो इसमें शो किए जाएंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं तो फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर रेट ऑफ TDS होंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, माने सेम ईयर जो आपका फाइनेंस एक्ट 2017 है उसमें रेट एप्लीकेबल होंगे फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, फॉर करंट असेसमेंट ईयर, सॉरी दिस इज फॉर करंट असेसमेंट ईयर। जो आपका करंट असेसमेंट ईयर है उसके इसके अंदर, तो जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके रेट्स ऑफ टैक्स गिवन होंगे अदर देन रेट ऑफ TDS। जो भी आपका रेट ऑफ TDS है वो इसमें आपको गिवन होगा। कुछ TDS के रेट ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होता है। बेसिकली यहाँ पे अमेंडमेंट्स जो चेंजेस हैं वो अपडेट किया जाता है। नाउ वी हैव पार्ट 3। पार्ट 3 कवर रेट ऑफ एडवांस टैक्स, रेट ऑफ एडवांस टैक्स कि जो भी आप इनकम फाइनेंशियल ईयर में कमाएंगे इन फ्यूचर, उस इनकम पर किस रेट से एडवांस टैक्स चार्ज किया जाएगा। बेसिकली यही वो रेट हैं जो इनकम टैक्स एक्ट, जो एनुअल फाइनेंशियल एक्ट में प्रपोज किए जाते हैं। जैसे पार्ट 3 में जो एडवांस टैक्स के रेट हैं, अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए वी हैव अ फाइनेंस एक्ट 2016, तो फाइनेंस एक्ट 2016 had given the rate of advance tax for the financial year 16-17।
तो कौन से रेट एप्लीकेबल होंगे? जो आपका 16-17 शुरू होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडवांस जो आपका फाइनेंस बजट है वो कब शो होता है? इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो जो फाइनेंस एक्ट 16 है वो फरवरी 16 में पेश हुआ, तो उसके अंदर कौन से रेट एप्लीकेबल होंगे? जो कि एडवांस टैक्स का रेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17, मीन्स अप्रैल 16 से लेकर मार्च 17 के बीच में जो आप रेट्स ऑफ इनकम टैक्स चार्ज करेंगे वो इसके अंदर गिवन होता है। माने एडवांस टैक्स के रेट्स आपको इस पार्ट 3 में मेंशन्ड होंगे। बेसिकली यही वो रेट हैं जो हम प्रपोज कर रहे हैं, और नेक्स्ट बजट में, नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्ट में ये पार्ट 1 बन जाएगा। जो पार्ट 3 के अंदर आपने प्रपोज रेट किया, अगले बजट के लिए वो क्या हो गया? पार्ट 1 का पार्ट हो गया। तो पार्ट 3 में हम एडवांस टैक्स के रेट्स मेंशन करते हैं जो कि सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर एक बात को समझने का है कि जो रेट ऑफ टीडीएस है, टीडीएस रेट फॉर सैलरी, क्योंकि सैलरी आप कब कमाएंगे? अगर फाइनेंस एक्ट 2016 की बात की जाए तो 16-17 में जो भी आप सैलरी से पैसा कमाएंगे उसके रेट ऑफ टीडीएस पार्ट 3 में एप्लीकेबल होंगे, और जो बाकी रेट ऑफ टीडीएस है वो सब कहाँ एप्लीकेबल होंगे? पार्ट 2 में। तो बेसिकली फाइनेंस, अगर हम इसको पूरे सिस्टम को दोबारा से देखें तो फाइनेंस एनुअल अमेंडमेंट्स हम कहाँ पेश करेंगे? एनुअल अमेंडमेंट्स इन फाइनेंस एक्ट। उसके 3 पार्ट मेन हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या होगा? आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर, माने जिस साल जो लास्ट ईयर बेसिकली आपका प्रपोज था वो पार्ट 1 में आ गए। पार्ट 2 रेट ऑफ टीडीएस फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड पार्ट 3 फॉर रेट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंस एक्ट 2000। अगर 2016 की बात करेंगे तो जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल 16 से 17 के लिए, वो रेट इसमें इस पार्ट 3 में गिवन होंगे, और ये पार्ट 3 अगले साल के लिए पार्ट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर बेसिकली प्रपोज रेट। ये कौन सा रेट है हमारे जो हमने प्रपोज किए थे? तो इस टाइप से इस पूरे एक्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स बेसिकली क्या होते हैं? जो भी हम एक्ट बनाते हैं नॉर्मली गिव्स पावर टू द अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑथराइज किया गया है, माने लॉ नॉर्मली गिव्स पावर टू द अथॉरिटी। लॉ नॉर्मली गिव्स power to authority responsible for implementation of the act। उस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो अथॉरिटी आपने फॉर्म की गई, उस अथॉरिटी को पावर दी जाती है कि उस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए रूल्स बनाएं। तो ऐसे इनकम टैक्स एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनाए गए, और इसके लिए जो अथॉरिटी है, दिस इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलेंगे इसको? Central Board of Direct Taxes। So this is the authority authorized to make rules ताकि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो आपका एप्लीकेबल हो सके। और इस पर कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीडीटी के ऊपर जो कंट्रोल है, दिस इज कंट्रोल कौन करता है इसको? कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इनकम टैक्स रूल्स हो गए जो कि एक्ट को
स्मूथली और प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। और ये रूल्स कहाँ शो किए जाएंगे? रूल्स आर पब्लिकली, रूल्स आर मेड एप्लीकेबल, रूल्स आर मेड, कैसे असेसीज को या जो उस एक्ट से जुड़े हुए हैं उनको उन रूल्स के बारे में बताया जाए। रूल्स आर मेड एप्लीकेबल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो जो भी आपका ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया है, जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है, उसके अंदर इसको पब्लिश किया जाता है कि भाई कौन कौन से रूल्स हैं जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो रूल्स आर एप्लीकेबल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में इन रूल्स को पब्लिक किया जाता है और उसके हिसाब से फिर हम उसको एप्लीकेबल करेंगे। द नेक्स्ट टर्म इज नोटिफिकेशन। सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं, सर्कुलर इशू किए जाते हैं और क्लैरिफिकेशन किया जाता है। अगर किसी पॉइंट पर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए। तो नोटिफिकेशन जनरली, तो सबसे पहले बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट, हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन जनरली lay down the law, generally lay down the law taking care of some taking care of some procedural aspect जो भी आपका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, कैसे आपको इनकम टैक्स डिपॉजिट करना है, क्या उनके डेट्स हैं, उसको हम टाइम टाइम नोटिफाई करते रहते हैं। माने बेसिकली जो जो लोग उस एक्ट से जुड़े हुए हैं उन सभी पब्लिकली उसको नोटिफाई किया जाता है कि भाई ये चीज़ हम इस टाइप से एप्लीकेबल होगी, ये इसको फाइल करने का प्रोसीजर है। और ये सब कहाँ पब्लिश होगा? पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सर्कुलर बेसिकली फॉर सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन, दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं, सर्कुलर एज वेल एज क्लैरिफिकेशन issued by CBDT, which is primarily for administrative work. जो लोग उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, जो भी डिपार्टमेंटल वर्क है, उस वर्क के लिए सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम इशू किए जाते हैं। और ये बाइंडिंग कौन होगा इसके लिए? बाइंड ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी, बाइंड ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो इससे बाइंड होगी, उसको इसको फॉलो करना पड़ता है। दीज आर सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन। किसी पॉइंट पर डाउट है तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन इशू किया जाएगा कि ये चीज़ हम इसी टाइप से, अब ये इसका मतलब ये है और हम इसको इस टाइप से आगे एप्लीकेबल करेंगे।
Now the next point is, this is your judicial decision. जैसे कोई भी अगर कोई केस है जिस पर इनकम टैक्स का सीबीडीटी के साथ इनकम टैक्स में कोई जुडिशियल डिसीजन दिया गया, कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया, तो वो डिसीजन आगे के लिए एक लॉ के रूप में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जुडिशियल डिसीजन है वो आगे के लिए क्या बन गया, हमारा एक्ट हो गया। तो डिसीजन गिवन बाय जुडिशियल अथॉरिटी, गिवन बाय जुडिशियल अथॉरिटी, कोई भी इनकम टैक्स का मामला है जिसमें जो भी इसके लिए रेलिवेंट जुडिशियल अथॉरिटी है उसने अपना कोई डिसीजन दिया किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो जो डिसीजन है वो आगे के लिए उसी सेम सिचुएशन के लिए एज अ लॉ यूज़ किया जाएगा। तो जुडिशियल डिसीजन गिवन बाय, तो बेसिकली इनकम टैक्स में जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसमें कोर्ट है, आपका कोर्ट आ गया, अपीलेट ट्राइब्यूनल है जहाँ पे हम उसको अपील करते हैं, और साथ में आपका कोर्ट में आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों इसके अंदर कवर होंगे, हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट ट्राइब्यूनल्स। तो इन सभी को हम कवर करते हैं, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो फ्यूचर के लिए एक एज अ रूल, एज अ लॉ एप्लीकेबल होगा। तो हमने इसके अंदर कई चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इस लेक्चर में देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस लेक्चर में देखा इंट्रोडक्शन में कि भाई आपका जो भी फाइनेंस एक्ट है उसमें इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 1/4/1962 से एप्लीकेबल होगा। क्या क्या होता है, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में प्रोविजंस कंटेंट है, इनकम डिटरमाइन करने का, टैक्स लायबिलिटी पता लगाने का, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, ये सब हमने डिस्कस किया। एनुअल अमेंडमेंट्स किया जाता है इनकम टैक्स में, और वो कैसे होता है, बाय थ्रूइंग अ फाइनेंस बजट। बजट के अंदर फाइनेंस एक्ट शो किया जाता है जो नॉर्मली इन द मंथ ऑफ फरवरी पास किया जाएगा। कौन पेश करेगा इसको, फाइनेंस मिनिस्टर। किसको पेश करेगा, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो एक बार वो बनने के बाद क्या बन जाएगा आपका, दिस इज अ फाइनेंशियल प्रपोजल। उसके बाद जो भी आपका फाइनेंस एक्ट है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो फाइनेंस एक्ट है उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइनेंस एक्ट में शेड्यूल 1 है, उसके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में रेट्स ऑफ टैक्स जो कि लास्ट बिल के अंदर प्रपोज किए गए थे और अब इस साल के फाइनेंशियल ईयर्स के एप्लीकेबल रेट हैं। पार्ट 2 में रेट ऑफ टीडीएस फ्रॉम द इनकम अर्न इन करंट फाइनेंशियल ईयर, और पार्ट 3 आपका मेन होता है जिसमें एडवांस बेसिस पर रेट्स बताए जाते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें कौन कौन से इनकम टैक्स के रेट्स आपके प्रॉपरली एप्लीकेबल होंगे। तो यही जो रेट है वही हमारा मेन पॉइंट है। इन्हीं रेट्स के बेसिस पर हम उसको आगे कवर अप करेंगे। तो यही जो हमारे रेट हैं यही हमारा एक मेन कंसिडरेबल पॉइंट है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स रूल्स। तो एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए जो भी आपने एक्ट बनाया उस एक्ट को प्रॉपरली एप्लीकेबल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, इनकम टैक्स रूल्स। कौन बनाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो इसकी ऑथराइज अथॉरिटी है। इसमें लिखा होता है रूल्स आर मेड एप्लीकेबल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन ये सब दिया जाता है। नोटिफिकेशन जनरली ले डाउन द लॉ टेकिंग केयर ऑफ सम प्रोसीजरल एस्पेक्ट। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन कौन इशू करेगा, सेंट्रल बोर्ड। जो भी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बातें हैं नॉर्मली ये पब्लिकली ना होकर एडमिन वर्क के लिए ज़्यादा होता है, पब्लिक उसका बेनिफिट उठा सकती है। नोटिफिकेशन इज नॉर्मली फॉर पब्लिकली, जो लोग डील करते हैं उस एक्ट से, उस एक्ट के थ्रू उनका कोई भी ट्रांजैक्शन होता है या किसी भी सेंस पे वो उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन सभी के लिए नोटिफिकेशन है। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए होता है। नाउ वी हैव सम जुडिशियल डिसीजंस। जो भी कोर्ट डिसीजन देता है किसी पर्टिकुलर केस में अपील के ऊपर, तो वो आगे के लिए
सेम सिचुएशन के लिए एक कानून के रूप में, एक लॉ के रूप में देखा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, कैसे हम अपना इनकम टैक्स फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर वॉच कीजिए। ये हमारा पूरा सीरीज़ है जिसमें हम 1 बाय 1 इनकम टैक्स के सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और हमारा जो असेसमेंट ईयर है, दिस इज असेसमेंट ईयर फॉर असेसमेंट ईयर इज 18-19 and previous year is 17-18. Thank you very much. Now the next point is meaning of assessee under section 2 subsection 7. तो section 2 subsection 7 हमें क्या बोलता है? मीनिंग ऑफ एन assessee. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो डेफिनेशन है वो कई बार आस्क होता है, तो आप देख लीजिए। Every person in respect of whom any proceeding under the act has been taken. मतलब किसी भी पर्सन के लिए अगर कोई भी इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग किया गया है, कोई एक्शन या किसी भी सेंस में, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एन असेसी फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। माने अपनी इनकम के असेसमेंट के लिए वो प्रोसीडिंग हुआ है, या किसी और पर्सन की इनकम के असेसमेंट के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, जिसके लिए वो जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, और ऑफ द लॉस, उसकी इनकम और लॉस दोनों कवर होंगे। तो कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग्स के लिए प्रोसीडिंग के लिए लायबल है, अपनी खुद के असेसमेंट के लिए या किसी और पर्सन के असेसमेंट के लिए, और ऑफ द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम, उसको लॉस हुआ, उस लॉस को वो क्लेम करना चाहता है इनकम टैक्स में, और बाय सच अदर पर्सन, और द अमाउंट ऑफ रिफंड, कुछ रिफंड लेना है इनकम टैक्स से तो वो भी काउंट होगा, ड्यू टू हिम, जो उसके ऊपर ड्यू है, और टू सच अदर पर्सन एज द केस मे बी। तो इस पूरी डेफिनेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि किसी भी पर्सन के लिए कोई प्रोसीडिंग्स किया गया, उसका अपना असेसमेंट के लिए या किसी और पर्सन के असेसमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, या कोई लॉस सस्टेन्ड उसने किया या किसी और पर्सन ने कोई लॉस सस्टेन्ड किया, कोई रिफंड क्लेम करना है, तो दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज एन असेसी। और असेसी की डेफिनेशन में नंबर 2 आता है डीम्ड असेसी, ए पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी फॉर सम अदर पर्सन। माने किसी और पर्सन के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए मिस्टर एक्स आर लिविंग, मिस्टर एक्स अब्रॉड में रहता है और यहाँ पर उसने मिस्टर वाई को अपना रिप्रेजेंटेटिव शो किया हुआ है, जो उसकी प्रॉपर्टी की यहाँ पर देखभाल करता है। सो फॉर द टाइम बीइंग मिस्टर वाई इज कंसिडर्ड एज डीम्ड असेसी ऑफ मिस्टर एक्स। तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स का डीम्ड असेसी माना जाएगा। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी की डेफिनेशन में तीसरा पॉइंट है असेसी इन डिफॉल्ट। व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर द इनकम टैक्स एंड ही फेल्स टू डू सो, उसे इनकम टैक्स में कोई काम करना था, अपना टैक्स प्रॉपर जमा करवाना था, या इवेजन ऑफ टैक्स नहीं करना था, टैक्स की चोरी नहीं करनी थी, और किसी भी सेंस में वो इनकम टैक्स एक्ट में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने में फेल होता है, देन दैट इज कॉल्ड असेसी इन डिफॉल्ट। तो नॉर्मल ये जो प्रोसीडिंग्स वाला पॉइंट था, पहला पॉइंट कौन सा था हमारा, प्रोसीडिंग, नंबर 2 डीम्ड असेसी, और नंबर 3 असेसी इन डिफॉल्ट। ये तीनों ही पर्सन आपका असेसी की डेफिनेशन में आएंगे। These all three are covered under the definition of an assessee. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद, असेसमेंट। तो इनकम टैक्स में असेसमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज एन असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स? असेसमेंट का जो बेसिक मतलब ये है कि जो भी आपने पैसा कमाया, प्रोसीजर फॉर विच द इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड, माने वो प्रोसीजर जिसके थ्रू आपकी इनकम को डिटरमाइन, कंप्यूट किया जा रहा है, और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिटरमाइन की जाएगी, देन दैट सिस्टम इज, तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड असेसमेंट। ठीक है, और ये कौन करेगा? बाय एन असेसिंग ऑफिसर। असेसमेंट ईयर क्या होगा?
कि जिस साल में, जिस ईयर में असेसमेंट किया जाएगा, दैट ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, ईयर इन विच वी आर मेकिंग असेसमेंट। जिस साल हम इनकम का असेसमेंट करेंगे उस साल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 एंड एंडिंग ऑन मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर। जिस साल हम पैसा कमाते हैं उसका जो अगला साल है, जिस साल उस इनकम पर असेसमेंट किया जाएगा, दैट ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, असेसमेंट ईयर 17-18 विच कमेंस ऑन अप्रैल 1 17 एंड ऑन। तो नॉर्मली जो असेसमेंट ईयर है वो ऑलवेज अप्रैल टू मार्च ऑफ नेक्स्ट का माना जाएगा। और इसमें कौन सी इनकम का असेसमेंट होगा, जो आपने लास्ट ईयर में कमाया था। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एन एसएससी इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो जो भी आपने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट। अब यहाँ पर फाइनेंस एक्ट का मतलब क्या है, जैसे हम बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2016, तो फाइनेंस एक्ट 2016 का जो रेट एप्लीकेबल होगा वो कौन से प्रीवियस ईयर में होगा, प्रीवियस ईयर 16-17। तो 16-17 में जो भी हमने पैसा कमाया उस पर ये रेट एप्लीकेबल होंगे। तो इस प्रीवियस ईयर 16-17 के लिए जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वो कौन सा हो गया आपका, 17-18। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर इज जस्ट नेक्स्ट ऑफ अ ईयर, जिस साल आपने अर्न किया और उसका उस साल उस पर कमेंसमेंट या उसका उस पर कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो देखते हैं बेटा, असर्टेन द प्रीवियस ईयर ऑफ द इनकम। हमें प्रीवियस ईयर का इनकम, प्रीवियस ईयर फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट केसेस में प्रीवियस ईयर क्या होगा। 16-17 डॉक्टर गुप्ता वाज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटर कि हम जो असेसमेंट ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है उसको एक बार और देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है, इनकम अर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। जो भी हम इनकम कमाते हैं वो उस पर टैक्स कब लगता है, अगले साल। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, तो जिस साल इनकम अर्न की जाती है, ईयर ऑफ अर्निंग, जिस साल हम अर्न करेंगे, इज नोन एज प्रीवियस ईयर। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। तो जिस साल हमने पैसा कमाया दैट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और जिस साल उस पैसे पर गवर्नमेंट को टैक्स देंगे दैट ईयर इज कॉल्ड एन असेसमेंट ईयर। इन अदर वर्ड्स, प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द, तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल। अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस करना है। तो इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या है, Dr. Gupta was appointed as an assistant professor in Sri Ram College of Commerce for the first time 1815। तो आपका जो प्रीवियस ईयर है वो बेसिकली कौन सा होता है, जिस टाइम आपने शुरू किया उसके बाद नेक्स्ट मार्च 31। तो यह फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज 18-2015 टू 31 मार्च। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर ऑलवेज ऑफ अ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का होता है, माने हमेशा अप्रैल टू मार्च चलेगा। प्रीवियस ईयर में भी शॉर्ट, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस कब शुरू किया। तो जिस दिन से आपने बिजनेस शुरू किया उसका जो नेक्स्ट मार्च 31 है वो आपका फर्स्ट प्रीवियस ईयर माना जाएगा। दिनेश स्टार्टेड अ क्लॉथ बिजनेस। दिनेश ने 27 ऑफ फेब को क्लॉथ बिजनेस शुरू किया, तो इसका जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है दिस इज 15-16, क्योंकि 27 ऑफ फेब के बाद जो नेक्स्ट मार्च 31 है वो कौन सा आएगा, मार्च 31 16। तो यह फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज 15-16। जय कुमार परचेज अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 2 रूम्स। आपने लेट आउट प्रॉपर्टी परचेज किया तो आपका फर्स्ट ईयर कौन सा हुआ, 15-16। 5 जुलाई से लेकर 15-16 तक कैलकुलेट करेंगे। ये रिसीव्ड अ रेम्युनरेशन ऑफ 50,000, 50,000 का आपको मिला रेम्युनरेशन फॉर एक्टिंग अ टीवी सीरियल ऑन 10th ऑफ
March 2016. तो your first year is 10th of March 2016. तो लॉजिक खाली यही है कि प्रीवियस ईयर, फर्स्ट प्रीवियस ईयर बेसिकली, जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है वो हमेशा क्या होगा, डेट ऑफ स्टार्ट टू नेक्स्ट मार्च 31st ऑलवेज। तो जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, डेट ऑफ स्टार्ट टू नेक्स्ट मार्च 31st। तो ये हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। कुछ केसेस हैं जिन केसेस के अंदर जो प्रीवियस ईयर का इनकम है उसको हमें सेम ईयर में असेस करना होता है। वी आर नॉट वेटिंग फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी सेम। मतलब क्या हुआ, जिस साल आपने अर्न किया उसी साल उस इनकम का असेसमेंट हो रहा है। जैसे ऊपर हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि जो भी इनकम प्रीवियस ईयर का होता है उस पर हमें टैक्स कब देना होता है, इन फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। बट इस रूल के हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं कि व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन सेम प्रीवियस ईयर, माने असेसेबल इन सेम प्रीवियस ईयर, इट मीन्स प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी द सेम। कौन कौन सी केसेस हैं, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन शिपिंग बिजनेस करता है, इंडिया में पैसेंजर्स को लेकर आता है, छोड़ता है और गुड्स का बिजनेस करता है, तो उसको शिपिंग बिजनेस से जो भी इनकम होगा उसका सेम ईयर में असेसमेंट होगा। जिस साल उसने इनकम इंडिया से कमाया उसी समय उसको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर इंडिया में कोई इसका रिप्रेजेंटेटिव है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक बहुत कॉमन सा लॉजिक है, भाई नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से शिपिंग बिजनेस से पैसा कमाया तो क्या गवर्नमेंट उसका असेसमेंट ईयर तक वेट करेगी? नो, उसको अभी इमीडिएट अपना टैक्स क्लियर करना पड़ेगा। पर्सन लिविंग इंडिया, कोई पर्सन इंडिया का इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, तो उस पर्सन को अपना इनकम टैक्स लाइबिलिटी अभी क्लियर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज नॉट वेटिंग फॉर एन असेसमेंट ईयर। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर इवेंट ऑफ पर्पस। हमने कोई बिजनेस फॉर्म किया किसी इवेंट के लिए, कोई आपने एग्जीबिशन किया, कोई टेम्पोररी इवेंट है उससे आपने अर्न किया, तो गवर्नमेंट इज, और आगे आपको कोई बिजनेस करने का नहीं है वो, दिस इज नॉट योर प्रॉपर लॉन्ग टाइम बिजनेस। कोई पर्टिकुलर इवेंट आपने किया और कोई पर्पस के लिए आपने वहाँ से पैसा कमाया, तो उसका असेसमेंट इमीडिएट होगा और जो भी रेस्पेक्टिव टैक्स है वो आपको उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम में ट्रांसफर कर रहा है और इस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है कि मे बी गवर्नमेंट को टैक्स ना मिल पाए, ही इज ट्राइंग टू एलिनेट और अवॉइड टैक्स, तो उस केस में उसका सेम ईयर में असेसमेंट होगा और उसको इमीडिएट उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, अपना एसेट सेल कर दिया, अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दिया, तो उसका रेस्पेक्टिव टैक्स आपको इमीडिएट पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज नॉट वेटिंग फॉर एन असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन केसेस में इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज आल्सो असेसेबल इन सेम प्रीवियस ईयर, नॉट इन फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिए। नाउ इन इनकम टैक्स वी हैव डेफिनेशन ऑफ पर्सन। आपने अभी एसएससी का डेफिनेशन किया तो वहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ पर्सन। तो ये जो पर्सन है इसको हम डिफाइन करते हैं कि कौन होता है पर्सन। पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल लाइक मिस्टर एक्स, वाई, जेड, ये सारे क्या है हमारे इंडिविजुअल। तो पर्सन कौन हुआ, इंडिविजुअल, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें एक कर्ता होता है जो फैमिली का मेन हेड है, मेल पर्सन, और बाकी जो मेल मेंबर्स हैं वो उसके सदस्य होते हैं।
तो ये एक टाइप का बिजनेस एंटिटी है जो इनकम टैक्स में कंसिडर किया जाता है। इंडिविजुअल का अलग असेसमेंट होगा, और अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंटिटी है तो उसका अलग असेसमेंट होगा। थर्ड एंटिटी हमारे पास आता है कंपनी। कंपनी लाइक आपको पता ही है, वी हैव टू टाइप ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड। कंपनी इज एन डिस्टिंक्ट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आता है फर्म। तो फर्म में कौन है, लाइक पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड फर्म। तो रजिस्टर्ड फर्म कहाँ आएगा, अंडर द हेडिंग फर्म। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये टू डिफरेंट एंटिटीज है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है मतलब कुछ पर्सन्स मिलकर एसोसिएट वे में काम कर रहे हैं। अब पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, क्योंकि सारे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंड हु इज पर्सन, मे बी इंडिविजुअल, मे बी एचयूएफ। मतलब अगर मैं एओपी की बात करूं तो वो मिस्टर एक्स, वाई लिमिटेड, फर्म, इन सबके बीच में हो सकता है, दिस इज एओपी। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें सारे ही ऑल शुड बी इंडिविजुअल। जितने भी पर्सन हैं वो सारे आपके इंडिविजुअल ही होने चाहिए। फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये रजिस्टर्ड फर्म है और यहाँ पे आप ग्रुप वे में कोई क्लब हो गया, लाइक क्लब, आपने एक सोसाइटी में क्लब, एक हाउसिंग सोसाइटी में हाउस लिया और सोसाइटी के सारे मेंबर्स हैं, तो दिस इज सोसाइटी। तो सोसाइटी किस कैटेगरी में आएगा, मे बी एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, डिपेंड करता है कि उसके मेंबर्स कौन कौन हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आपका आता है लोकल अथॉरिटी, जैसे बीएसईएस, बिजली विभाग, जल विभाग, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, लोकल अथॉरिटीज। तो दिस ऑल आर लोकल अथॉरिटीज। नेक्स्ट इज एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो इन 6 कैटेगरीज में फाइल नहीं हो रहा, ना तो वो इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ, ना कंपनी, ना फर्म, ना एओपी और बीओआई, ना लोकल अथॉरिटीज, लेकिन वो अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। जैसे एक मंदिर है, मंदिर में गॉड के नाम से पुजारी ने पैसे लिए, तो गॉड इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसके बिहाफ पर आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। जुडिशियल में जैसे कोई गार्जियन है, किसी माइनर का कोर्ट ने केयर टेकर अपॉइंट किया, तो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, वो उसका जुडिशियल कस्टडी किसके पास रहेगा, उस पर्सन के पास। सो फॉर द टाइम बीइंग दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज जुडिशियल पर्सन। तो ये कुछ एंटिटीज़ हैं। तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर लिए। फिर भी हम देखते हैं इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सभी पर्सन इस कैटेगरी में आएंगे। नाउ वी हैव चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 हमारा क्या है, चार्जिंग सेक्शन इन इनकम टैक्स। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम of the previous year exceeds the maximum income not chargeable to tax, माने वो सभी पर्सन, हु इस पर्सन जो हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, जिसकी इनकम प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम इनकम से ज़्यादा है। कौन सी मैक्सिमम इनकम, जो चार्जेबल टू टैक्स है, इज एन एसएससी। तो वो कौन हो गया हमारा एसएससी, एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट। तो वो सभी पर्सन जिनकी प्रीवियस ईयर में इनकम मैक्सिमम इनकम से, जो इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया, उससे ज़्यादा है, और वो कौन से रेट से ज़्यादा है, तो उन पर टैक्स लगेगा जो भी इनकम टैक्स के रेलिवेंट रेट्स हैं। इसमें यहाँ पर इनकम डिटरमाइन करने के लिए, फॉर डिटरमाइन इनकम, कि उसकी इनकम कितनी है जिस पर उसको इंडिया में टैक्स लगेगा, उसके लिए हमारे पास चैप्टर अभी आएगा, दिस इज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इनकम डिफाइंड करने के लिए, इनकम कहाँ, कौन कौन सी इनकम उसकी टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अगर इनकम है एज पर दिस चैप्टर, और उसकी इनकम मैक्सिमम इनकम से, जो उसकी इनकम है वो मैक्सिमम इनकम से ज़्यादा है, जो चार्जेबल टू टैक्स है,
तो दैट पर्सन कवर अंडर दिस कैटेगरी। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास? पहला, इनकम चाहे कैश में मिली हो या काइंड में मिली हो, माने ऐसा नहीं है कि खाली आपको कैश मिला या आपका जो बैंक बैलेंस में मिला, बैंक के फॉर्म में मिला, वही आपका इनकम है। इन काइंड लाइक बार्टर सिस्टम भी कुछ है, जैसे आप जॉब करते हैं, आपको फैसिलिटीज़ दी गई, तो उनका भी वैल्यूएशन किया जाएगा। इनकम में भी इन कैश और इन काइंड। इंक्लूड नोशनल इनकम, अगर कोई नोशनल इनकम है, एस्टिमेट बेसिस पे आपको इनकम हो रहा है, तो वो भी पार्ट ऑफ इनकम माना जाएगा। एवरी इनकम नीड नॉट बी ए टैक्सेबल, सभी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, वही इनकम टैक्सेबल होंगी जो चार्जेबल टू टैक्स है। और उसके लिए हम क्या देखते हैं? टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस और सम इनकम टैक्स के रूल्स। अगर इनकम टैक्स में कोई इनकम को नॉट टैक्सेबल किया हुआ है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, खाली वही इनकम चार्जेबल। एवरी इनकम नीड नॉट बी अ टैक्सेबल इनकम, खाली वही इनकम टैक्सेबल है जो एज पर एक्ट एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स में इलीगल इनकम और लीगल इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने इनकम जनरेट किया, चाहे वो इलीगल है या लीगल है, इनकम है, देन इट इज इक्वली टैक्सेबल। और जो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा वो अलग है, माने इनकम टैक्स में लीगलिटी और इलीगलिटी से कोई कंसर्न नहीं है। इनकम जनरेट किया तो उस पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और अगर इनकम इलीगल नेचर का है तो जो प्रोसिक्यूशंस आपके ऊपर होना है वो तो है ही। एवरी रेवेन्यू इन रिसीव्ड इज टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। तो नॉर्मली हम इनकम को जब डिस्कस करते हैं तो रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं जो आपको रूटीन मैटर में होती रहती है, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। अगर वो इनकम टैक्स में कहीं किसी भी सेंस में एग्जेम्प्ट किया हुआ है तो वो नहीं होगा, अदरवाइज ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड आर टैक्सेबल। लेकिन कैपिटल रिसीव्ड तो ये हमारी ब्रॉड डेफिनेशन है। ब्रॉड मीन्स कि सभी रेवेन्यू रिसीव्ड को कवर किए गए, कुछ को छोड़कर। तो वो नेगेटिव लिस्ट है, एग्जेम्प्टेड लिस्ट है कि इन इनकम्स को हम छोड़ देंगे और बाकी सारी इनकम्स पर हम आपसे टैक्स लेंगे। लेकिन कैपिटल रिसीव्ड में रिवर्स है, एवरी कैपिटल रिसीव्ड एग्जेम्प्ट है कुछ को छोड़कर। माने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपिटल रिसीव्ड है जिस पर गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स लेगी। और बेसिक रूल क्या है, जनरल रूल क्या है? कैपिटल रिसीव्ड इज नॉट टैक्सेबल। जैसे हमारे पास चैप्टर है अभी आगे कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन में स्पेसिफाइड किया हुआ है कि कौन कौन से कैपिटल असेट्स इनकम टैक्स में हैं जिन पर हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे, तो उन्हीं पर चार्ज करेंगे। अगर उसके अलावा कोई और कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है तो वो इनकम टैक्स में कवर नहीं होगा। इनकम इंक्लूड लॉस, तो ऐसा नहीं है कि खाली इनकम पर ही टैक्स लगेगा, अगर लॉस है तो वो भी इनकम टैक्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। मीन्स क्या हुआ? लॉस का मतलब क्या हुआ? आपका इनकम कम हो गया तो आपको रिफंड मिलेगा, या कोई और इनकम है तो उसके अगेंस्ट में उस लॉस को एडजस्ट किया जाएगा। तो खाली इनकम टैक्स में इनकम को कंसिडर नहीं करते, वी विल आल्सो कंसिडर इक्वल बेसिस पर लॉस को भी कंसिडर किया जाता है। सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस, एक ही इनकम पर दो बार टैक्स नहीं लगेगा। अगर प्रीवियस ईयर में मैं एक्रूअल बेसिस पर इनकम दे चुका हूँ, टैक्स दे चुका हूँ, तो अब कैश बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा। और अगर मैं कैश बेसिस पर टैक्स दे चुका हूँ तो फिर एक्रूअल बेस पर टैक्स नहीं लगेगा। एक इनकम पर एक ही बार टैक्स लगेगा, दोबारा दो बार टैक्स नहीं लगेगा। सेम पर्सन कैन बी टैक्स्ड ट्वाइस, ऐसा हो सकता है कि एक इनकम की दो टाइप से टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो, जैसे इंडिविजुअल एंड कर्ता। अब मिस्टर राम इंडिविजुअल है लेकिन वो HUF का कर्ता भी है, तो HUF के कर्ता के रूप में वो टैक्स देगा एज एन HUF एंटिटी, जो भी HUF ने इनकम कमाया, और जो उसका अपना इंडिविजुअल इनकम है उस पर वो एज एन इंडिविजुअल टैक्स देगा। तो सेम पर्सन कैन बी टैक्स, क्योंकि उसकी जो एंटिटी है वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट है, तो मे बी कि उसको दो टाइप से डिफरेंट एंटिटीज़ के रूप में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ पर्सन इस शीट पर, साथ में चार्जिंग सेक्शन और सम इम्पॉर्टेंट नोटिंग पॉइंट्स ऑफ इनकम टैक्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम में बी टैक्स इधर ऑन एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस एज द केस एप्लीकेबल। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं
कि जो इनकम है उस पर एक ही बेस पे टैक्स लगेगा। या तो आप इनकम को एक्रूअल बेस पे टैक्स कीजिए तो वो कैश बेस पे टैक्सेबल नहीं होगी, और कैश बेस पे टैक्स हुआ तो फिर एक्रूअल बेस पे नहीं होगा। जो भी आप प्रैक्टिस एक बार फॉलो करोगे तो हर साल हर बार आपको उसी प्रैक्टिस को कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कैसे हम टोटल इनकम फाइंड आउट करेंगे और उसकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। सेक्शन कौन कौन से रेलिवेंट है इसके लिए देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 2 बेसिकली डेफिनेशंस के लिए होता है, ऑलवेज लर्न कर लीजिए। सेक्शन 2 ऑलवेज फॉर डेफिनेशन। सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया कि इनकम्स को हम कितने पार्ट्स में, कितने हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 14A नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम। बहुत ईजी है। अगर इनकम टैक्स में कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट का मतलब नॉट टैक्सेबल, उस इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है, तो उस इनकम को जनरेट करने में अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो एक्सपेंडिचर भी आपका नॉट टैक्सेबल कैटेगरी में ही आएगा। सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? तो बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। टैक्स में स्टार्टिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन, क्योंकि आगे हम जितना भी स्टडी करेंगे उस पूरी स्टडी में इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें अगेन 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 रिपीट करना है और इन्हीं को हमें आगे और डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन 14। तो जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, जैसे आपके पास दो चीज़ें हम बताते हैं आपको, इसमें दो चीज़ें होता है, एक सोर्स एंड नंबर 2 हेड। सोर्स का मतलब होता है वे ऑफ अर्निंग, कितने तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं। तो वे तो बहुत सारे होते हैं इनकम को जनरेट करने के, उन सभी वेज को, उन सभी सोर्सेस को हमने 5 हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 हेड्स में कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सोर्स, कि जो भी इनकम है उसका सोर्स का नेचर क्या है, उस सोर्स के नेचर के अकॉर्डिंग सभी इनकम्स को हमने 5 पार्ट्स में बांटा। सबसे पहले हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इट विल कवर सेक्शन 15 to 17। इनकम फ्रॉम सैलरी में वही इनकम आएगी, एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरा चैप्टर है हमारा इसके ऊपर। जो भी कुछ एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दिया, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी इनकम। आप जॉब करते हैं तो जॉब करने से जो भी कुछ आपको मिलेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी इनकम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दिया तो जो उसका रेंटल इनकम है उसको हम कवर करेंगे अंडर सेक्शन 22 to 27। बेसिकली दिस इज रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दिया तो रेंटल इनकम को हम कहाँ कवर करेंगे? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। योर थर्ड हेड इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें हम वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वी आर डूइंग एनी बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कमीशन, या कोई प्रोफेशनल आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल टाइप की एक्टिविटी, लाइक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल लिया, एडवोकेट का अपना सेल्फ प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना सेल्फ प्रैक्टिस, तो ये सब किस में आएगा? प्रोफेशनल इनकम। दे आर नॉट डूइंग जॉब, जॉब करेंगे तो फिर वो सैलरी इनकम वाली कैटेगरी में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। अदरवाइज अगर ये अपना बिजनेस करते हैं तो वो इनकम कहाँ कवर होगा? थर्ड कैटेगरी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ कैटेगरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एसेट्स, कैपिटल इनकम नॉर्मली नॉट टैक्सेबल होती है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। तो इस चैप्टर में हमें वो बताए गए हैं कि किन किन इनकम, कौन कौन सी इनकम कैपिटल नेचर की हैं जिस पर गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स चार्ज करेगी। पांचवा हेड है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेक्शन 56 to सेक्शन 59। कोई भी इनकम बेसिकली इन 4 हेड में नहीं आ पाती, ना तो वो आपकी सैलरी इनकम है, ना हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ना बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, ना कैपिटल गेन इनकम। तो उस इनकम को हम कवर करेंगे नंबर 5 हेड में, दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और कुछ स्पेसिफिक टाइप की इनकम्स भी हैं जो अदर सोर्स वाले हेड में आती हैं। तो अदर सोर्स में कुछ स्पेसिफिक इनकम्स हैं और बेसिक
कुछ स्पेसिफिक इनकम के अलावा व्हेन इनकम इज नॉट कवर्ड अबव 4 हेड, तो वो इनकम हम कहाँ कवर करेंगे? अंडर द हेड अदर सोर्सेस। क्यों किया आपने ये क्लासिफिकेशन? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम को कैलकुलेट करने का अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग तरीका है। Although there is only one tax on the total income calculated under various heads, सभी हेड्स की इनकम को ऐड करके एक ही बार उस पर टैक्स निकालते हैं, बट दे आर डिफरेंट रूल्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। इनकम को कंप्यूट करने के रूल्स, मेथड अलग अलग है अंडर ईच हेड, एंड इनकम हाउ हैज़ टू बी कंप्यूटेड अंडर दैट हेड आफ्टर अप्लाइंग सच रूल। तो जो कॉमन रूल्स वाली इनकम्स है उसको हमने सेम हेड में, सेम टाइप के हेड में कैटेगराइज किया हुआ है। नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। फॉर द For the purpose of computing total income under 5 heads, no reduction shall be allowed. No reduction shall be allowed in respect of expenditure incurred by the assessee in relation to income which does not form part of the total income. अगर कोई इनकम नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से, वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो उस इनकम को अर्न करने में जो भी मैंने एक्सपेंडिचर किया वो एक्सपेंडिचर मेरा नॉट डिडक्टेबल होगा। जैसे एग्जांपल, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अगर डिविडेंड इनकम होता है शेयर होल्डर को किससे? फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, तो वो नॉट टैक्सेबल है। अब डिविडेंड को कमाने के लिए आपने कहीं से बोरिंग किया, लोन वगैरह लिया, उसका इंटरेस्ट दिया और कोई और खर्चा किया, तो ये खर्चा और जो इंटरेस्ट पोर्शन है फॉर अर्निंग डिविडेंड इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन, तो उसको भी हम एज अ रिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो उसी बेसिस पर हम क्या निकालेंगे अपना? वी विल कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80B सब सेक्शन 5। तो बेसिक बहुत इजी है, पांचों हेड की इनकम को, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस प्रोफेशन इनकम, कैपिटल गेन इनकम, हम इन सभी इनकम्स को आपस में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब प्लस करने के बाद जो भी इनका अमाउंट होगा उनको आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा, दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, एग्रीगेट ऑफ इनकम कंप्यूटेड अंडर अबव 5 हेड्स। जो पहले वाले 5 हेड किया, इनका जो एग्रीगेट अमाउंट है उसको आपस में ऐड कर लेंगे आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस। आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस को अप्लाई करके, क्लबिंग का हम डिस्कस करेंगे आगे, एंड मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये 2 टाइप का एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होता है। एक्चुअली जैसे हमने 5 हेड्स का इनकम कमाया, क्लबिंग मतलब आप अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहे हैं अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए, किसी और की इनकम में दिखाया गया है। तो हमारे पास चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, इसमें ये बताया गया है कि वो सभी इनकम जो आपने डाइवर्ट किया हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स वाले उस इनकम को आप ही की इनकम मानकर उस पर आपसे इसका इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब सिंपली होता है, सेट ऑफ मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर सोर्स या किसी हेड से आपको लॉस हो रहा है, तो क्या मैं उस लॉस को बाकी हेड की इनकम या सोर्सेज से एडजस्ट कर सकता हूँ? जैसे मुझे हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ या बिजनेस से लॉस हुआ, तो क्या मैं बिजनेस के लॉस को किसी और बिजनेस की इनकम से या किसी और हेड की इनकम से आपस में एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? और ऐसे कुछ लॉसेस जिसको मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके फिर नेक्स्ट ईयर की इनकम में एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो इस चैप्टर में ये सब डिस्कस होगा। तो पहले हमें 5 हेड्स की इनकम को ऐड करना है आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस एंड सेटअप। जहाँ जहाँ वो एप्लीकेबल होंगे उन सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? यू विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम। What is total income? Total income means the total income, amount of income referred to in section 5, computed in manner and laid down this one by deducting। तो जो भी आपका ग्रॉस इनकम आएगा उस ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? डिडक्शन
फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस कुछ स्पेसिफाइड हैं, उन डिडक्शंस को माइनस करने के बाद रिमेनिंग इज ऑफ योर नेट इनकम और टोटल इनकम। तो बेसिक रूल क्या हुआ, पहले आपने ग्रॉस टोटल इनकम को फाइंड आउट किया, उस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस हैं उनको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा दिस इज योर नेट इनकम, जिस पर हमें इनकम टैक्स को फिर टैक्स देना है। और ये डिडक्शंस कवर होती हैं हमारी अंडर सेक्शन 80C to 80U। पूरा चैप्टर है हमारा इसके पास आगे डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ ग्रॉस इनकम में से आफ्टर डिडक्टिंग सम डिडक्शंस मेंशन चैप्टर मेंशन अंडर सेक्शन 80C to 80U, उनको माइनस करने के बाद जो आएगा दिस इज योर नेट इनकम। इस इंट्रोडक्शन चैप्टर को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये पूरे कोर्स का हमें ओवरऑल लुक देता है, जो हमें चैप्टर आगे काफ़ी डिटेल में करने हैं। तो हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हम पांचों हेड की इनकम को ऐड करेंगे। ये कुछ फॉर्मेट आपको गिवन है, सैलरी इनकम, बाकी यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम पूरा चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आपने सैलरी इनकम को प्लस किया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम को प्लस किया, प्रॉफिट गेन्स को प्लस किया, कैपिटल गेन को प्लस किया, अदर सोर्सेज को प्लस किया। इन पांचों हेड की इनकम को प्लस करने के बाद आपके पास क्या आता है, ये ग्रॉस टोटल इनकम। दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। और उसके बाद इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करेंगे डिडक्शंस चैप्टर 6 कवर अंडर 80C to 80U, देन रिमेनिंग इज ऑफ योर टोटल इनकम। ये आपका टोटल इनकम फाइंड आउट हो जाएगा। और थोड़ा समरी शीट में देख लेते हैं इसको समराइज वे में, बहुत ईजी था। सेक्शन इनकम फ्रॉम सैलरी फाइंड आउट किया, अंडर हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, अदर सोर्स इनकम, पांचों को ऐड किया। क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई किए, डीम्ड इनकम के प्रोविजंस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस। दिस इज ये सभी चैप्टर्स हैं। हल्का सा आपको पूरा गाइडलाइन गिवन है। जैसे जैसे हम इन चैप्टर्स को आगे डिस्कस करते जाएंगे आपको ये पॉइंट्स प्रॉपरली समझ में आते रहेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस इनकम, उसमें से डिडक्शंस को माइनस किया। दिस इज योर नेट इनकम, जिस पर हमें इनकम टैक्स में टैक्स पे करना है। तो इस लेक्चर में हमने पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे हम इस पर इनकम टैक्स फाइंड आउट करेंगे, हाउ विल बी रेट्स ऑफ इनकम टैक्स के रेट्स ऑफ टैक्स क्या है, मार्जिनल रिलीफ क्लॉज, सरचार्ज और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जितने भी हमारे नोट्स हैं ये आप कलेक्ट कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट टू मी। आपको पूरा सीरीज़ का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।